हेलो बच्चों, मैं हूं विशाल सर। एलवीएस शिक्षण संस्थान में आपका स्वागत है। चलिए, कक्षा 12 के रसायन विज्ञान के टॉपिकों में हम और आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले जो हमने आपको पुराने पिछले टॉपिक पढ़ाए थे उन्हें एक बार रिपीट करते हैं। चलिए, कल का जो टॉपिक था, कल के टॉपिक में हमने आपको पढ़ाया था कि जो कोलाडी विलेन है, इस कोलाडी विलेन के कितने और प्रकार हैं। ठीक है, तो हम पढ़ रहे थे कोलाडी विलेनों का वर्गीकरण। कोलाडी विलेनों का वर्गीकरण, इसी टॉपिक को पढ़ रहे थे हम लोग। ठीक है, कि जो हमारे कोलाडी विलेन होते हैं इनका वर्गीकरण हम कैसे और कितने रूपों में कर सकते हैं। तो कोलाडी विलेनों के वर्गीकरण में मैंने आपको बताया था कि हम कोलाडी विलेनों को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, जिनमें से जो पहला पार्ट होता है, जो पहला भाग होता है, जिसे हम लोग कहते हैं द्रव स्नेही कोलाइड। क्या कहते हैं? द्रव स्नेही कोलाइड। और जो हमारा दूसरा होता है इसको हम लोग कहते हैं द्रव विरोधी कोलाइड। ठीक है, तो ये दो प्रकार के हमारे कोलाडी विलेन होते हैं, जिनमें से एक को कहते हैं हम लोग द्रव स्नेही कोलाइड, दूसरे को हम लोग कहते हैं द्रव विरोधी कोलाइड। द्रव स्नेही कोलाइड क्या होते हैं, इनकी जो मैंने आपको परिभाषा बताई थी वो ये बताई थी कि वे पदार्थ जो विलायक के संपर्क में आने पर बहुत सुगमता पूर्वक कोलाडी विलेन का निर्माण कर लेते हैं, उन्हें हम लोग कहते हैं द्रव स्नेही कोलाइड। बात समझ में आई? और द्रव स्नेही कोलाइड की जो विशेषता होती है वो ये होती है कि अगर इनका हम स्कंदन कराना चाहें, इनका हम अवक्षेपण कराना चाहें, तो ये बहुत आसानी के साथ नहीं होता है। ठीक है, इनका जो स्कंदन होता है ये बहुत आसानी के साथ नहीं होता है, लेकिन अगर एक बार हो गया तो इन्हें हम फिर से पुनः चाह करके भी, तो ये जो हमारा द्रव स्नेही कोलाइड होता है, ये द्रव स्नेही कोलाइड बहुत ही अस्थायी होते हैं। बात समझ में आई? ठीक है, और ये जो हमारा द्रव विरोधी कोलाइड होता है, द्रव विरोधी कोलाइड की परिभाषा मैंने आपको बताई थी कि वे पदार्थ जब किसी विलायक के संपर्क में ये आते हैं तो बहुत ही सरलता से, बहुत ही सुगमता पूर्वक अपने विलयन का निर्माण कर लेते हैं। ऐसे विलयनों को हम लोग कहते हैं द्रव विरोधी कोलाइड। ये जो हमारे पदार्थ होते हैं, ऐसे पदार्थ जो विलायक के संपर्क में आने पर कोलाडी विलेन का निर्माण बहुत सरलता से नहीं करते हैं, बहुत तीव्रता से नहीं करते हैं, उन्हें हम लोग कहते हैं द्रव विरोधी कोलाइड। बात समझ में? ठीक है, तो कोलाडी विलेनों का वर्गीकरण यहाँ पे हमने आपको बताया। कोलाडी विलेन जो होते हैं इनका वर्गीकरण दो रूपों में हुआ है। पहला हमारा द्रव स्नेही कोलाइड, जो दूसरा होता है इसको हम लोग कहते हैं द्रव विरोधी कोलाइड। द्रव स्नेही कोलाइड क्या होते हैं? वे पदार्थ जो विलायक के संपर्क में आने पर अपना कोलाडी विलेन बहुत सुगमता से बना लेते हैं, उन्हें हम लोग द्रव स्नेही कोलाइड कहते हैं। और द्रव विरोधी कोलाइड क्या होते हैं? वे पदार्थ जो विलायक के संपर्क में आने पर कोलाडी विलेन का निर्माण बहुत सरलता से नहीं करते हैं, सुगमता से नहीं करते हैं, उन्हें हम लोग कहते हैं द्रव विरोधी कोलाइड। बात समझ में आई? ठीक है, जो द्रव स्नेही कोलाइड होता है ये अस्थायी होता है, जो द्रव विरोधी कोलाइड होते हैं ये अस्थायी होते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे इसके बाद का जो हमारा आज का टॉपिक है। आज के टॉपिकों में हम पढ़ेंगे कोलाडी विलेनों के गुण। कोलाडी विलेनों के गुण। ठीक है, हमारा जो अगला टॉपिक है, इस अगले टॉपिक का नाम है कोलाडी विलेनों के गुण। मतलब कि जो कोलाडी विलेन होते हैं इनकी प्रॉपर्टी क्या क्या होती है, इनके गुणधर्म क्या क्या होते हैं। ठीक है, इसी टॉपिक के रेफरेंस में पढ़ना है हमको। अभी पिछले वीडियो में मैंने आपको स्कंदन या अवक्षेपण बताया था, तो हम यहाँ पढ़ेंगे इसी में कि स्कंदन या अवक्षेपण क्या होता है। एक्चुअली स्कंदन या अवक्षेपण के संदर्भ में बात करें हम, तो ये कोलाडी विलेन का महजिक गुण होता है। कैसा गुण होता है, अभी परिभाषा में इसको क्लियर करते हैं। बात समझ में? ठीक है, चलिए देखते हैं कोलाडी विलेनों के कौन कौन से गुण हैं। देखिए, कोलाडी विलेन का जो हमको पहला गुण पढ़ना है, इस पहले गुण का नाम है वैद्युत कण संचलन।
वैद्युत कण संचलन। अब वैद्युत कण संचलन किस प्रकार का गुण है, इसकी पहली प्रॉपर्टी है कोलाइडी विलयनों के गुण में वैद्युत कण संचलन। क्या होता है वैद्युत कण संचलन, इसी टॉपिक के विषय में हमको डिस्कस करना है। तो चलिए देखते हैं कि वैद्युत कण संचलन क्या होता है। देखिए, जब हम किसी कोलाइडी विलयन को किसी वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं या वैद्युत क्षेत्र के बगल में रखते हैं, तो हम ये देखते हैं कि हमारा जो कोलाइडी विलयन है ये अवक्षेपित हो जाता है। अवक्षेपित होने का पहले हम थोड़ा सा मतलब समझ लेते हैं, बाद में इसको हम डिटेल करेंगे। देखिए, अवक्षेपित होने का मतलब जैसे आप देखते हैं कि दूध वाली जो चाय होती है, दूध वाली चाय अगर बना दी जाए, उसके बाद बनाने के बाद थोड़ी देर उसे रख दिया जाए ठंडा होने के लिए, आप देखते हैं कि जो चाय होता है उस पर एक लेयर बन जाता है, एक परत बन जाती है। बात समझ में आई? तो ये जो घटना हो रही है इसको हम लोग कहते हैं अवक्षेपण या स्कंदन। इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं? अवक्षेपण या स्कंदन। मतलब कि द्रव की अवस्था में हो, विलयन की अवस्था में हो, और विलयन की अवस्था में जब वो धीरे धीरे जमने लगते हैं, ठोस की अवस्था में नहीं, उनके कुछ भाग जब परत के रूप में जमने लगते हैं, तो इसे हम लोग कहते हैं स्कंदन या अवक्षेपण। दूसरा इसका उदाहरण देखिए, जैसे जब आपका कहीं हाथ वगैरह कट जाता है, पैर में कहीं कट जाता है, तो आप देखते हैं कि कुछ देर बाद वहाँ एक पपड़ी जम जाती है, रक्त की एक पपड़ी जम जाती है। तो ये जो जमने की प्रक्रिया हो रही है, जो प्रोसेस हो रहा है, इसी को हम लोग कहते हैं स्कंदन। बात समझ में आई? ठीक है, तो स्कंदन की प्रोसेस, अच्छा, स्कंदन को ही अवक्षेपण कहा जाता है। जो हमारा स्कंदन होता है इसी को हम लोग क्या कहते हैं? अवक्षेपण कहते हैं। बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है, तो क्या होता है कि जैसे ही हम किसी कोलाइडी विलयन को किसी वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं, तो कोलाइडी विलयन को वैद्युत क्षेत्र में रखते ही हमारा जो विलयन होता है, ये विलयन अस्कंदित होने लगता है, अवक्षेपित होने लगता है। इसी गुण को हम लोग वैद्युत कण संचलन कहते हैं। बात समझ में आई? ठीक है, तो वैद्युत कण संचलन क्या होता है? जब हम किसी कोलाइडी विलयन को किसी बाहरी वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं, तो हमारा जो कोलाइडी विलयन होता है ये अवक्षेपित होने लगता है, अस्कंदित होने लगता है। इसी गुण को हम लोग वैद्युत कण संचलन कहते हैं। अब हम ये देखते हैं कि ये प्रॉपर्टी जो होती है ये कैसे होती है, क्यों होती है ये। चलिए देखें, सबसे पहले हम बात करेंगे कोलाइडी विलयन के कणों की। देखिए, कोलाइडी विलयन में जितने भी कण होते हैं सभी कण आवेशित कण होते हैं। कोलाइडी विलयन का निर्माण जितने भी पदार्थों से हुआ होगा, उन सभी पदार्थों के जो कण होते हैं ये कण आवेशित कण होते हैं। कैसे कण होते हैं? आवेशित कण होते हैं। कहने का ये मतलब है इन पर या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव आवेश होगा, दोनों एक साथ नहीं होंगे किसी भी विलयन में। बात समझ में आई? ठीक है, दोनों एक साथ नहीं होते हैं। तो जैसे कोलाइडी विलयन, मान लीजिए आपने किसी कोलाइडी विलयन का निर्माण कर दिया है, अब उस कोलाइडी विलयन को हमने एक वैद्युत क्षेत्र में रखा। अभी मैंने आपको बताया कि जितने भी कोलाइडी विलयन होते हैं सभी कोलाइडी विलयनों पर कोलाइडी विलयनों के जो कण होते हैं इन पर आवेश पाया जाता है किसी एक प्रकार का, या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव, डिपेंड करेगा कि कोलाइडी विलयन आपने किस प्रकार के पदार्थ से मिलकर के बनाया है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो यहाँ भी कोलाइडी विलयन के जितने भी कण हैं इन पर किसी एक प्रकार का आवेश होगा। कण पर अगर आवेश है, और अब इसका मतलब साफ साफ है कि जो विलयन है ये आवेशित है। भाई अगर विलयन का कण आवेशित है तो सीधी सी बात है कि वो पूरा विलयन ही तो आवेशित होगा। अब जब आप इस विलयन को किसी बाहरी वैद्युत क्षेत्र में रखेंगे, आप जब इस विलयन को क्या करेंगे, किसी वैद्युत क्षेत्र में रखेंगे, तो वैद्युत क्षेत्र में रखते ही, देखिए वैद्युत क्षेत्र का यहाँ मतलब ये है कि जैसे बैटरी हो गई, बैटरी का काम क्या होता है? विभवांतर लगाना, और जहाँ भी विभवांतर होते हैं वहाँ पे वैद्युत क्षेत्र ऑटोमेटिक होता है। ये फिजिक्स के कॉन्सेप्ट में आपको बताया जाएगा। ठीक है, कि जहाँ भी आपका वैद्युत क्षेत्र आएगा वहाँ 100% वैद्युत विभव होगा, और वैद्युत विभव या विभवांतर की जो कंडीशन होती है ये बैटरी लगाती है। बात समझ में? और आप जानते हैं कि बैटरी में दो प्रकार की प्लेटें पाई जाती हैं, कैथोड और एनोड। एक पॉजिटिव होती है, दूसरी निगेटिव होती है। तो क्या होता है कि वैद्युत क्षेत्र स्थापित करने का यहाँ यही मतलब है कि बैटरी लगाया गया, या भी जहाँ भी वैद्युत क्षेत्र स्थापित किया जाएगा वहाँ एक टर्म पॉजिटिव होगा, दूसरा आपका जो टर्मिनल होगा ये नेगेटिव होगा।
तो भाई ये जो आवेश आपके विलयन के कण हैं, ये कण क्या करते हैं, अपने से विपरीत प्रकार वाले प्लेट की तरफ गतिमान हो जाते हैं। आपने पढ़ा है वैद्युत में फिजिक्स के पहले लेसन में ही कि जो आवेश होते हैं, अगर विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे के संपर्क में आएंगे तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और अगर समान प्रकार के आवेश एक दूसरे के पास आएंगे तो ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करते हैं, धक्का देते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। बात समझ में आई? ठीक है। तो यहाँ पे जब आपका कोलाइडी विलयन का कण जिस पर किसी एक प्रकार का आवेश होगा, या तो पॉजिटिव या तो निगेटिव, और जब आप किसी पॉजिटिव या निगेटिव आवेशित कण को किसी वैद्युत क्षेत्र में ले जाएंगे तो वैद्युत क्षेत्र में भी दो प्रकार का टर्मिनल पाया जाएगा, आपका एक पॉजिटिव होगा, दूसरा निगेटिव होगा। अब होता क्या है कि जो विलयन का कण है उस पर जिस प्रकार का आवेश होगा उसके विपरीत प्रकार वाले प्लेट, जैसे अभी मैंने बताया ना कि जहां वैद्युत क्षेत्र होगा वहां पे या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव टर्मिनल पाया जाएगा। तो मान लेते हैं अगर हमारा जो कोलाइडी विलयन है, इस कोलाइडी विलयन के जो कण हैं, इन कणों पर जो आवेश है ये पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव आवेश उस वैद्युत क्षेत्र वाले निगेटिव टर्मिनल की ओर गतिमान हो जाते हैं और अपने से विपरीत प्रकार की प्लेटों पर पहुंच करके ये वहां पर संयुक्त होने लगते हैं, एकत्रित होने लगते हैं। और जब ये कण वहां संयुक्त होने लगते हैं, एकत्रित होने लगते हैं, तो ये घटना जो होती है ये वैद्युत कण संचलन होती है। बात समझ में आई? और ये इनके कणों का संयुक्त होना या फिर इकट्ठा होना ही अस्कंदन या अवक्षेपण कहलाता है। बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो ये वैद्युत कण संचलन क्या है, इनकी परिभाषा एक बार हम फिर से ध्यान से सुनते हैं। देखिए, कोलाइडी विलयन, किसी भी कोलाइडी विलयन में जितने भी कण होते हैं सभी कणों पर पॉजिटिव या नेगेटिव आवेश होता है, और जब किसी हम कोलाइडी विलयन को किसी वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो वैद्युत क्षेत्र में रखने पर ये विलयन के कण अपने से विपरीत प्रकार के आवेशित प्लेट की ओर गतिमान हो जाते हैं और वहां पहुंच करके ये अवक्षेपित हो जाते हैं। इस घटना को हम लोग वैद्युत कण संचलन कहते हैं। बात समझ में आई? इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं? वैद्युत कण संचलन कहते हैं। क्लियर? तो ये वैद्युत कण संचलन जो है ये कोलाइडी विलयनों की पहली प्रॉपर्टी होती है। एंड अब हम बात करते हैं हमारे कोलाइडी विलयनों की दूसरी प्रॉपर्टी के विषय में, और दूसरी प्रॉपर्टी जो है बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं। तो ये जो हमारी दूसरी प्रॉपर्टी है, दूसरी प्रॉपर्टी का नाम है अस्कंदन या अवक्षेपण। अस्कंदन या अवक्षेपण। ये इतना महत्वपूर्ण टॉपिक है कि बोर्ड एग्जाम के हर एक सेट में 7 सेट बनते हैं, उन प्रत्येक 7 सेटों में किसी ना किसी एक में इस पर आपको टिप्पणी लिखने को या इसकी परिभाषा लिखने को 100% पूछ ही लिया जाता है। ठीक है। तो चलिए देखते हैं ये घटना होती क्या है। पहले इनको हम एज ए उदाहरण देखते हैं कि ये घटना कैसे होती है। देखिए, आप जब सेविंग कराते हैं तो सेविंग कराने के बाद आप देखते हैं कि जो बार्बर होता है जो आपकी सेविंग कर रहा होता है, सेविंग करने के बाद वो आपके फेस पर फिटकरी रगड़ देता है। तो फिटकरी रगड़ने का रीज़न ये नहीं होता है कि जो आपके फेस पे जो बाल हैं ये काफ़ी लेट में हो गए, इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं होता। देखिए, उसका मतलब ये होता है कि यदि उसके उस तरह से आपके फेस पे आपका स्किन कहीं कट गया हो और ब्लीडिंग रुक नहीं रहा हो तो उसके लिए वहाँ पे फिटकरी लगा दिया जाता है। फिटकरी लगा देने से क्या होता है, जो रक्त होता है इसका जो अस्कंदन होता है ये बहुत तीव्रता से हो जाता है। बात समझ में आई? तो क्या होता है कि जब वो आपके से आपका मतलब फिटकरी लगाता है तो उसका रीज़न यही होता है कि कहीं आपका अगर फेस वगैरह कट गया हो तो उससे आपका जो ब्लीडिंग होगा ये जम करके जो आपका रक्त होगा ये जम जाएगा और रुक जाएगा। ये जो घटना होती है जमने वाली, परत के रूप में जमने वाली, इसी घटना को हम लोग अस्कंदन या अवक्षेपण कहते हैं। अब हम ये देखते हैं कि ये घटना होती क्यों। चलिए समझते हैं इस घटना के संदर्भ में। अभी मैंने आपको बताया कि जो कोलाइडी विलयन होते हैं सभी कोलाइडी विलयनों पर किसी न किसी प्रकार का एक आवेश होता है। कोलाइडी विलयनों का जो अस्तित्व बना होता है, उनके अस्तित्व बने होने का रीज़न यही होता है कि उन कोलाइडी विलयनों का पर समान प्रकार का आवेश होता है। जो कोलाइडी विलयन होते हैं प्रत्येक कोलाइडी विलयन के कणों पर समान प्रकार का आवेश होता है। मेरे कहने का ये मतलब है, जैसे ये बना दिया आपने एक कोलाइडी विलयन, ये बन गया आपका कोलाइडी विलयन, और ये हो गए कोलाइडी विलयन के कण। तो ये कोलाइडी विलयन के कण आवेशित तो होंगे
लेकिन इन पर किसी एक प्रकार का आवेश होगा, या तो वो पॉजिटिव होगा या तो वो नेगेटिव होगा। तो मान लेते हैं अगर इन पर पॉजिटिव चार्ज है सभी पर, तो अगर इस विलेन के कणों पर चार्ज पॉजिटिव होगा तो सभी कणों पर जो चार्ज है वो पॉजिटिव होगा। बात समझ में आई? ठीक। अब आप जान रहे हैं कि समान प्रकार के आवेशों के मध्य जो होता है प्रतिकर्षण होता है, मतलब एक दूसरे को धक्का देते हैं। तो ये जो कण होते हैं ये एक दूसरे को आपस में प्रतिकर्षित करते रहते हैं, जिसके कारण हमारे विलयन का अस्तित्व बना रहता है। लेकिन जब किसी कारणवश हमारे यही आवेश, यही पॉजिटिव आवेश एक दूसरे से जुड़ने लगते हैं या नष्ट होने लगते हैं, तो ये कण जो कोलाइडी कण होते हैं, ये कोलाइडी कण आपस में संयुक्त होकर के इकट्ठा होने लगते हैं। और जब ये इकट्ठा होने लगते हैं तो ये एक परत का रूप ले लेते हैं और इसी घटना को हम लोग अस्कंदन या अवक्षेपण कहते हैं। बात समझ में आई? अस्कंदन या अवक्षेपण क्या होता है? अस्कंदन या अवक्षेपण, इसकी परिभाषा सुनिए। कोलाइडी विलयनों में एक समान प्रकार के आवेश होने की वजह से कोलाइडी विलयनों का अस्तित्व बना रहता है, परंतु जब किसी कारणवश इन कोलाइडी विलयनों के आवेश नष्ट होने लगते हैं या कम होने लगते हैं, तो ये कोलाइडी कण संयुक्त होकर के इकट्ठा होने लगते हैं, आपस में जुड़ने लगते हैं, और इसके कारण ये जो विलयन होता है ये एक परत के रूप में जमना प्रारंभ कर देता है, और इसी घटना को हम लोग अस्कंदन या अवक्षेपण कहते हैं। बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो अस्कंदन या अवक्षेपण क्या है, ये चीज़ समझ में आई? अब तीसरा हम अपना टॉपिक पढ़ते हैं जिसका नाम है ब्राउनियन गति या ब्राउनी गति। ब्राउनियन गति, तो ब्राउनियन गति क्या है? ब्राउनी गति के नाम से आपने इसे छोटी कक्षाओं में ज़रूर पढ़ा है। तो ब्राउनी गति के संदर्भ में, चलिए इस ब्राउनी गति को समझने से पहले हम दो वर्ड समझ लेते हैं। एक का नाम है परिक्षिप्त प्रावस्था और दूसरा हमारा परिक्षेपण माध्यम। ये दोनों चीज़ें क्या है, पहले हम इन दोनों चीज़ों को समझ लेते हैं, तब समझ में आएगा हमको ब्राउनियन गति। हालांकि ब्राउनियन गति को चूंकि हम कोलाइड के गुणों में पढ़ रहे हैं इसीलिए इन दोनों चीज़ों को समझना जरूरी है, अन्यथा हम जो हमारा ब्राउनियन गति है या ब्राउनी गति है, इसके लिए हमको अगर हम कोलाइडी विलयन के गुण में इसे नहीं पढ़ रहे होते तो इन दोनों चीज़ों की हमको आवश्यकता नहीं पड़ती। हालांकि ब्राउनियन गति के विषय में अगर आपको बताया जाए तो आपने देखा होगा कि जब आपके घरों में कभी कभी प्रकाश की किरण आती है तो उन प्रकाश की किरणों में धूल मिट्टी के छोटे छोटे कण जो होते हैं परमानेंट ऐसे इधर उधर ऐसे ये परमानेंट ऐसे मूव करते हुए वो दिखाई देते हैं। हाँ, ऐसे वो जो कण होता है ये परमानेंट ऐसे ऐसे मूव करता रहता है। बात समझ में आई? कणों की इसी गति को हम लोग ब्राउनियन गति कहते हैं। इसका जो नाम पड़ा है एक्चुअली रॉबर्ट ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने इसे खोजा था, तो उन्होंने अपने नाम पर ही इसका नाम ब्राउनियन गति रख दिया था। ठीक है। तो परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम क्या है, पहले हम इन्हें जान लेते हैं। देखिए, परिक्षिप्त प्रावस्था जो होती है, परिक्षिप्त प्रावस्था के रेफरेंस में अगर आपको बताया जाए तो ये समझ लीजिए विलेय पदार्थ जो हमारे कोलाइडी विलयनों के विलेय पदार्थ होते हैं उन्हीं को हम लोग परिक्षिप्त प्रावस्था कहते हैं, और ये जिनमें घुले होते हैं उन्हें हम लोग परिक्षेपण माध्यम कहते हैं, अर्थात विलायक को हम लोग परिक्षेपण माध्यम कहते हैं। तो कोलाइडी विलयनों में क्या होता है कि परिक्षिप्त प्रावस्था जो है, हमारे जो कोलाइडी कण होते हैं परिक्षेपण माध्यम में घुले होते हैं, और वो अनियमित रूप से वो इसी निरंतर अपनी दिशा को बदलते हुए परमानेंट अपनी दिशा को वो क्या करते हैं, चेंज करते हैं, बदलते रहते हैं, और निरंतर अपनी दिशा को बदलते हुए ऐसे इसी प्रकार से एक गति करते हैं। कणों के द्वारा की गई इस गति को हम लोग कहते हैं ब्राउनियन गति। बात समझ में आई? ठीक है। तो कोलाइडी विलयनों के जो गुण थे इनमें से अभी 2 से 3 टॉपिक हम और पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर इन टॉपिकों में आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट के थ्रू हमें बताइए, हम अगले वीडियो में आपको समझाने का प्रयास करेंगे। और आप लोग प्लीज़ जो चीज़ें समझ नहीं आया आप कमेंट किया करिए। ठीक है। चलिए शेष पढ़ते हैं कल। आज के लिए बस इतना ही।